अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। पीटीआई 30 सितंबर को रायविंड मार्च तो करेगी, लेकिन इरादे हैं क्या? जलसा, धरना या तसादुम? फौजी बेस कैंप पर हमले के बाद महदूद पैमाने पर कार्रवाई की धमकियां, उड़ी की आड़ में भारतीय अज़ाइम खुलकर सामने आ रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, उड़ी हमले का फायदा किसको? कहीं मसला कश्मीर का मुकदमा पसे पुश्त न चला जाए। खान साहब 30 सितंबर को रायविंड मार्च का ऐलान कर चुके हैं। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी नजर आ रही है। नून का मुकाबला जुनून से होने जा रहा है। नित नई फोर्सेस भी मैदान में आ गई हैं। जानिसार नवाज शरीफ यानी नून लीग की डंडा बरदार फोर्स हमने देखी, जिसके मुकाबले में फिर पीटीआई की बल्ला ब्रिगेड और अंडा टमाटर फोर्स भी नजर आई। मुख्तसरन बात अब बयानात से बहुत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तसादुम की सूरत हाल पैदा हो रही है और 30 सितंबर को क्या होने जा रहा है, इसके खदशात जन्म ले रहे हैं। लेकिन खदशात के साथ कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है। ये कंफ्यूजन पीटीआई की सफों में है, क्योंकि अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि असल में 30 सितंबर को पीटीआई करने क्या जा रही है। पहले हमने देखा खान साहब ने कराची के जलसे में 24 सितंबर को रायविंड मार्च का ऐलान किया और कहा गया कि जाती उम्रा पर धरना होगा। लेकिन फिर ऑपोजिशन की तनकीद पर पीटीआई के मौक़िफ़ में तब्दीली आई। ऑपोजिशन को एतमाद में लेने के दावे हुए और कल नई तारीख का ऐलान किया गया। लेकिन सूरत हाल अब भी मुबहम है, क्योंकि सवाल अब भी जूं का तूं है कि पीटीआई 30 सितंबर को आखिर करने क्या जा रही है। एहतजाज का तरीकाकार क्या होगा? पीटीआई रायविंड में जलसा करेगी, रैली निकालेगी, मार्च होगा या सिर्फ जलसा? ये सवाल मुसलसल उठाया जा रहा है, लेकिन पीटीआई जवाब देने को तैयार नहीं। लग यूं रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ को खुद नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। क्या पीटीआई ने अभी तक इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई है या नहीं? रायविंड में ताकत का इस्तेमाल हुआ तो पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या कोई बड़ा तसादुम भी हो सकता है? यही वो तमाम सवालात हैं जिस पर हम बात करेंगे। और पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पीटीआई का 30 सितंबर को रायविंड मार्च का ऐलान और तसादुम का खतरा, इसी पर बात करेंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 30 सितंबर को रायविंड मार्च का ऐलान तो किया गया है पीटीवी की जानिब से, लेकिन अब भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये जलसा होगा, मार्च होगा, धरना होगा? पीटीआई एहतजाज के लिए आखिर क्या तरीकाकार अपनाने जा रही है? ये देखिए, पहली बात तो है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम 30 तारीख को जा रहे हैं और हमारा एहतजाज होगा, जो हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो आइन के आर्टिकल 16, 17, 19, 19A बिल्कुल। शाह महमूद साहब, आपका हक है एहतजाज करने, आप जा रहे हैं, आपने कहा कि पुरअमन भी होगा, लेकिन एहतजाज के लिए सवाल वो ये कि तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से किया जाएगा ये एहतजाज? तरीकाकार तो आपको फिर 30 को अंदाजा होगा ना उसका। अभी कबल वक्त में क्या कह सकता हूँ। हमारा तो सिर्फ ये है कि पूरी कौम से दरखास्त है कि अगर वो इस मुल्क में एहतसाब चाहती है कौम, अगर वो चाहते हैं कि ये निज़ाम जो करप्ट निज़ाम है उससे छुटकारा वो हासिल करना चाहते हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि उसमें अपना हिस्सा मिलाएं। पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के तालिब इल्म, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान का बेरोजगार नौजवान, सब वकील, पढ़ा लिखा तबका, सिविल सोसाइटी इसमें अपना हिस्सा मिलाए, वरना इस निज़ाम से और इस करप्शन से हमें छुटकारा। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, अब पीटीआई मुसलसल ऑपोजिशन को मुत्तहिद करने की बातें कर रही है, कोशिशें भी कर रही है। अमली तौर पर अगर हम देखें तो आपके जो सबसे करीबी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का शिकवा यह है कि उन्हें इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा नहीं दिया गया। शेख रशीद साहब की अगर हम बात करें तो उनका भी अभी कुछ नहीं पता कि वो आपके साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ऐसे में क्या पीटीआई की सोलो फ्लाइट कामयाब हो सकेगी? सोलो फ्लाइट की हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी। हमारी पहले ख्वाहिश थी कि हम मिल के करें। कम से कम वो जमातें जिनका पैनमा इशू पर मौके है
वो मिलकर आगे बढ़े और हम आगे बढ़े भी सही। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर हमने एक दूसरे के साथ ताउन किया। आपने ये भी देखा कि हमने इलेक्शन कमीशन में कई जमातें मिलके गईं, सुप्रीम कोर्ट में कई जमातें गईं। आपने देखा कि जो मुश्तरका बिल हमने सेनेट में पेश किया है वो भी एक मुश्तरका कोशिश है। अब एहतजाज का हक हर जमात को आइन देता है, कानून देता है। अगर कुछ जमातें अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है या उन्हें जगह से इख्तलाफ है तो हम उनकी बात का एहतराम करते हैं और हम उनके मुंतज़िर रहेंगे। जब भी वो तैयार होंगे हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। हमारी दावत कल भी थी, आज भी है, लेकिन ये उनका अपना फैसला है। और हम आपने किस किस सियासी जमात को बाज़ाब्ता दावतनामा दिया है राइवंड मार्च में शिरकत के लिए पीटीआई की जानिब से? देखिए, बाज़ाब्ता दावतनामे भी दिए हैं, हमारी नशिस्तें भी हुई हैं, हमारी पार्लिमानी लीडर्स की सिटिंग भी हुई है। मैंने उनके ख्यालात सुने भी हैं, उनके तासुरात भी लिए हैं, अपनी जमात से शेयर भी किए हैं। उनका मौक़िफ़ जो मीडिया के ज़रिए सामने आया है वो भी आपके सामने है। हम बार बार उनको एम्बैरस भी नहीं करना चाहते, हमें उनका एहतराम भी है और हमें उनकी ख्वाहिश भी है और वो जब भी तैयार होंगे हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह से शुरू में कहा शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत ही पुरअमन किस्म का एहतजाज होगा ये, अब 30 सितंबर के मार्च से मुतालिक ये जो डंडा बरदार, बल्ले बरदार और अंडे बरदार इस तरह की फोर्सेस सामने आ रही हैं, 30 सितंबर को मुमकिन तसादुम किसी कैफियत नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो पीटीआई क्या करेगी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी? इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज हुकूमती जमात है, उनको फराखदिली का मुजाहरा करना होगा, उन्हें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। जिस किस्म के बयानात उनके वज़रा दे रहे हैं उससे तो लगता है कि वो पैनिक कर रहे हैं, वो घबराहट का शिकार हैं और उससे वो अपने मामलात खुद बिगाड़ने की एहलियत रखते हैं। हम मामलात को कभी नहीं बिगाड़ेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारे कारकुनों पर बेजा तशद्दुद किया, अगर उन्होंने पुलिस के जरिए हमारे पुरअमन मार्च को रोकने की कोशिश की तो फिर दिफा का हक हम रखते हैं, एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का हक हम रखते हैं। तो किस तरह से दिफा किस तरह से किया जाएगा वो आपको वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त बताएगा कि किस तरह से दिफा करती है। पुरअमन होगा ये मार्च, हुकूमत की तरफ से मामलात शायद बिगाड़े जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे, लेकिन पीटीआई कोशिश करेगी कि पूरा अमन के साथ ये जो मार्च है, ये जो एहतजाज है, इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन किसी किस्म की तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है तो ये उसी वक्त इससे मुताल्लिक फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक हम ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद उड़ी हमले और भारत के अज़ाइम पर कुछ बात होगी। हमारे साथ रहिए। पेप्सी पार्टी पैक और 2 लीटर 1.5 लीटर की प्राइस में। हमने इन बच्चों को हाथ धोने का कहा, लेकिन वॉश के बाद रहा सिर्फ एक हाथ साफ। आइए देखते हैं क्यों। जी हाँ, सिर्फ एक हाथ साफ, क्योंकि सेफगार्ड जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। कुछ कर दिखाने का मौका कभी भी आ सकता है। सनसिल्क कहता है गर्ल्स शुड शाइन, सुबह हो या शाम। सनसिल्क का नया 8 रुपए का डबल शैम्पू पैक जो बालों को दे नॉन स्टॉप शाइन। नया सनसिल्क डबल शैम्पू पैक सिर्फ 8 रुपए में। औरों की तरह मेहनत से निजाम जिंदगी चलाते हैं, लेकिन अपने मकसद को पाने के लिए जो रास्ता ये चुनते हैं तो दूसरों को जीना सिखा जाते हैं। अपने ऐसे हमवतनों का एतमाद बढ़ाने के लिए यूफोन इनके साथ है, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। कितने वादे करते हैं हम अपने बालों से। स्ट्रेटनिंग, फिर वो डैमेज ना करने का वादा। उप्स, लव कर्ल्स, फिर से डैमेज नहीं। याद है ना वो वादा। हाइलाइट्स फिर से, पर वो आखिरी बार का वादा। अब आखिरी बार नहीं, बार बार। डव 1 क्वार्टर मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स के साथ बालों को अंदर से नरिश करे और दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। डव इंटेंस रिपेयर, अनबीटेबल डैमेज रिपेयर का वादा। बेवक्त भूख मांगे सिर्फ टक, इतना लाइट, नमकीन,
and very crispy. वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर का कस्बा उड़ी, भारतीय फौजी बेस कैंप पर हमला, DGMOs के राब्ते, भारतीय इल्जामात, धमकियां, इजलास, ऑप्शंस। सूरत हाल लगभग वही है जो 2008 में मुंबई हमलों के बाद हमें नजर आ रही थी। भारत अब सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारतीय अवाम में गुस्सा था और हुकूमत पर कार्रवाई के लिए दबाव। उस वक्त भी तमाम इल्जामात बगैर तहकीकात और कबल अज़ वक्त लगाए गए थे, और अब भी हम ऐसा ही देख रहे हैं कि भारत ने जब भी हमले के चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाली थी, और इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने जब भी इल्जामात मुस्तरद किए थे और अब भी मुस्तरद ही किए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के उस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में एयर स्ट्राइक्स के ऑप्शन पर गौर करने की खबरें आई थी, और अब भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। भारत में वज़ारत दिफा और दाखिला का इजलास हुआ है। भारतीय मीडिया भी चीख रहा है, गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। तब पाकिस्तान ने सूरत हाल कैसे संभाली थी और अब जवाब कैसे दिया जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर आलमिस अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद साहब आपका। कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी उरूज पर है। इन हालात में उड़ी में फौजी बेस कैंप पर हमला होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है वो कैसा है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में अब भी पाकिस्तान मसला कश्मीर को उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी से उठा सकेगा, या फिर उड़ी हमले का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ भारत को पहुँचेगा? उड़ी में भारतीय फौजी कैंप पे हमला जो है ये एक इंतहाई तशवीश की बात है, और इसकी अगर हम टाइमिंग का तज्ज़िया करें तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि भारत किसी हद तक आलमी सतह पर इस वाक़े की मज़म्मत करवाने में कामयाब रहा है। कई आलमी ताकतों ने इस तरह के हमले की मज़म्मत की है, और ये उस वक्त हुआ है हमला जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि वो भारत का जो पॉलिसी है मकबूजा कश्मीर के ताल्लुक़ से, जो वहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, जो वहाँ पे इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस सिलसिले में भारत को बेनकाब करे। तो अब इस वाक़े के बाद ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भारत जो है वो किस हद तक कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे तन तनहा कर दे, और इसके अलावा इसकी ये भी कोशिश होगी कि उड़ी के वाक़े की बुनियाद बनाकर वो आलमी सतह पर हमदर्दी जो है वो हासिल कर सके। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आलमी सतह से जो जिस तरह के मैसेजेस आए हैं उससे तो लग रहा है कि वो हमदर्दी हासिल कर रहा है। अब पाक भारत ताल्लुकात की जब तारीख हम देखते हैं, 3 जंगें हम पहले ही लड़ चुके हैं। अब भारत में महदूद कार्रवाई की बातें भी हो रही हैं। आपके ख्याल में क्या उड़ी अटैक को बहाना बनाकर भारत इस तरह का इक़दाम उठा सकता है? पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं, और भारत ने पाकिस्तान को धमकियां भी दी हैं कि वो हॉट परसूट का जो एक ऑप्शन होता है कि सरहद पार करके और फिर वहाँ पे कार्रवाई करे पाकिस्तान के इलाके में, मगर ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो, उसको अबूर करके और उसके बाद वहाँ पे जिसको कहते हैं गर्म ताक़ुब की पॉलिसी, उसकी वजह से ये ख़तरा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो इंतहा पर पहुँच जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, आलमी बरादरी और जो बड़ी ताकतें हैं वो ये होने देंगी, क्योंकि इस वाक़े की बुनियाद बना के महदूद जंग का तसव्वुर, इस बुनियाद की वजह से गर्म ताक़ुब की पॉलिसी, उसका ऑप्शन, ये ऑप्शंस तो भारत के पास हो सकते हैं और भी कई ममालिक के पास होते हैं जिनके तनाज़ात हैं, मगर उसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना और ये सोचना कि इसका कोई रिज़ल्ट जो है और इसका कोई रिएक्शन, जो रद्दमल जो है वो सामने नहीं आएगा, तो ये मेरे ख्याल में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी। लेकिन जिस तरह से मोनी साहब आपने कहा कि हमला जो है वो कशीदगी को आखिरी नहज तक ले जा सकता है, अगर भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में या कहीं और पर महदूद पैमाने पर कार्रवाई की जाती है, तो पाकिस्तान का मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है? क्या एक और जंग छिड़ सकती है? आज़ाद कश्मीर में भारत ने पहले भी कई दफ़ा, आपको याद होगा कि 2001 में, दिसंबर 2001 में 13 दिसंबर को जब भारत की पार्लियामेंट पे हमला किया गया, तो उसके बाद जो ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बहुत कशीदा हो गए, और भारत ने धमकी दी थी कि वो आज़ाद कश्मीर में
محدود कार्रवाई कर सकता है। आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई करने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, चाहे वो कार्रवाई गरम ताक़ुब की पॉलिसी के तहत की जाए, चाहे वो कार्रवाई महदूद जंग के तनाजुर में की जाए, मगर उससे फ़ायदा जो है वो भारत को नहीं होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसलिए होगा क्योंकि इससे एक आलमी जारियत, एक तरह की जारियत जो है उसे तस्वुर किया जाएगा। मोनी साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देखते हैं, दोनों स्टेट्स के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और दोनों स्टेट्स जिम्मेदारी के साथ इस जंगजू माहौल से किस तरह से निकल सकते हैं? दोनों रियासतों के दरमियान यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अरसे से कशीदगी चली आ रही है। 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे हो जाते हैं। इस सूरत से निपटने का एक तरीका ये है कि जब तक के दोनों ममालिक के दरमियान किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक एतमाद का फुक़दान रहेगा, उस वक्त तक जो ताल्लुक़ात हैं वो मामूल पर नहीं आ सकेंगे। एतमाद का फुक़दान जो है कशीदगी की बुनियाद पड़ता है। एतमाद का फुक़दान जो है वो तनाज़ात को मज़ीद गमगीर बना देता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, और जैसे कि कोशिशें कुछ की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से भी, कि जो हॉटलाइन का जो है, जो एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हॉटलाइन में डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो बातचीत करते हैं, तो बातचीत भी हुई है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि दोनों ममालिक को मेज़ पे लाना, और मेज़ पे लाने का मतलब ये कि मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना, ताकि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इस तरह के जो तनाज़ात हैं, उनका एक सियासी देरपा हल निकाला जाए, क्योंकि मसले कश्मीर का कोई फौजी हल तो नहीं है। बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद साहब हमारे साथ थे। पाक भारत के दरमियान होने वाली ये कशीदगी किसी आखिरी नहज तक ना जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आने वाला जो टाइम है उसमें फ़ैसले करें, जो एतमाद का फुक़दान है वो दूर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।